हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले एक पोल क्रिएट किया था, उस पोल के रिज़ल्ट के हिसाब से जो मुझे देखने को मिला है वो बच्चों की डिमांड ये है कि सर आप क्लास 11th और 12th के जो एचपी बोर्ड के टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको लेके आप एमसीक्यू वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करें। तो आज उसी को लेके हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12th फिजिक्स के टर्म 1 का जो सिलेबस है उसके मिक्स क्वेश्चंस एमसीक्यू मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में अगर रिस्पांस ठीक रहता है तो हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, प्लस आपको बहुत सारे वीडियो सीरीज़ इसी सीरीज़ में हम कंटिन्यू रखेंगे जिसमें आपको लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चंस आपको हम देते रहेंगे। तो अगर आप लोगों का प्यार साथ ऐसे ही बना रहा तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैं पहले से कहता आया हूँ, आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। एमसीक्यू झक मार के आपको 1 नंबर दे के जाएंगे और 20 नंबर के आपको एमसीक्यूज आते हैं। मेरी गारंटी है आप 20 में से 20 स्कोर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, आज जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो क्लास 12th टर्म 1 के जो कंप्लीट सिलेबस है टर्म 1 के लिए उसके मिक्स क्वेश्चंस हैं। प्लस ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th टर्म 1 का, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो हम बिल्कुल कंसेप्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते चलें और देखते हैं आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसको आप कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा। द क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच स्टैट कूलम। तो बच्चों, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा, जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होंगी। मैंने हर चीज़ उनको डिटेल में डिस्कस की है। जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं उन लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा अप टू योर टर्म 1 एग्ज़ाम। तो अगर पहला क्वेश्चन हम बात करें, इसमें पूछा गया है 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के इक्वल होता है। तो पहले तो अगर मैं बहुत डिटेल में थोड़ा सा जाऊं तो कूलम जो होती है दैट इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज एंड कूलम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये पता ना हो। तो बच्चों, जो चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है दैट इज स्टैट कूलम, डिनोटेड बाय स्टैट और साथ में कैपिटल सी। तो इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच स्टैट कूलम। तो कूलम और स्टैट कूलम के बीच में जो रिलेशन होता है दैट रिलेशन इज 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो अगर इसी को देख के मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूँ तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्टली मैच कर रही है विद द 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ स्टैट कूलम। बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन दैट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आता है आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो अगर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू ±NE। इसी को अगर हम यूटिलाइज करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है दैट इज, मुझे गिवन है वैल्यू ऑफ Q दैट इज 1 कूलम एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. So we have asked how many electrons, that is we are asked the value of n. So from here n will be equal to Q upon E, and if we put the values it comes out to be 1 coulomb upon 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb. Coulomb से coulomb cancel, and if you solve this it comes out to be 6.25 × 10⁻18. तो देख लीजिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, इट्स कंडक्टिविटी विल बी. क्वेश्चन पूछा है अगर किसी
कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दिया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं। वो एक फॉर्मूला हमें आता है, अगर मैं कंडक्टिविटी को पहले लिखूं, कंडक्टिविटी होती क्या है, तो हम इसको रिलेट करते हैं विद द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सो आई एम राइटिंग हियर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड फ्रॉम देयर आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। सो वी नो R is equal to rho L upon A, and from here resistivity, that is rho, is equal to R into A upon L. And if I write the value of conductivity, that is sigma, that is equal to 1 upon rho, and अगर हम रेसिप्रोकल करें it comes out to be L upon A into R. सो बच्चे क्या करते हैं, पूछा गया था अगर कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दें, वो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हाफ पुट करते हैं एंड दे से कंडक्टिविटी विल बिकम हाफ। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर आपने अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए हैं, आपने डिटेल पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा दैट रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर मटेरियल प्रॉपर्टीज, दे डू नॉट चेंज विद द length or area, they do not depend on the length and area, they only depend on temperature, that is relaxation time, nature of material, material का nature कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो उसका एरिया 2 टाइम्स हो जाता है, दैट नलीफाई द होल थिंग। सो याद रखिएगा, अगर लेंथ की कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, दैट डज नॉट अफेक्ट द कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, बोथ आर मटेरियल प्रॉपर्टीज। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, इट्स कंडक्टिविटी विल रिमेन अनचेंज्ड, इसकी कंडक्टिविटी चेंज नहीं होने वाली है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग L की जगह L/2 मत पुट कर दीजिएगा, दैट विल गिव यू रॉन्ग आंसर। अगर आप लेंथ को हाफ करें, एरिया भी ट्वाइस हो जाता है, वो इस पूरी इक्वेशन को नलीफाई कर देगा एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा विल रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम कूलम्स लॉ। वी नो F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. From here, if I find the value of epsilon naught, I will get epsilon naught is equal to 1 upon 4 pi F Q1 Q2 upon R का square. So writing all the units, it comes out to be 1 upon 4 pi is unitless, unit of F, that is force, is Newton, into Q1 Q2, that is charge, product of charge, so it will comes out to be coulomb into coulomb upon distance, that is distance is meter का square, so it comes out to be coulomb square per Newton per meter square। मैच कर लीजिए कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच हो रही है, that is coulomb per Newton, coulomb square per Newton per meter square, that is option number C is the correct answer। So coming to the question number 5, that is a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 7 coulomb distributed uniformly on its surface, what will be the electric field inside the sphere। So बच्चों stick to the basic, ज़बरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश ना करें। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन देख के ज़बरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अपने बेसिक पे स्टिक रहें, आप कभी गलत आंसर नहीं करेंगे अगर आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, बिल्कुल क्लियर रखेंगे। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा किसी स्फेरिकल कंडक्टर का, अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी लाइक दिस एंड चार्ज विल रिजाइड ओनली ऑन इट्स सरफेस। क्वेश्चन में भी गिवन है, अगर हम इसको कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज देते हैं, दैट चार्ज विल स्टे ओनली ऑन इट्स सरफेस एंड दैट स्फेरिकल कंडक्टर इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड। अगर मैं चाहता हूँ इस स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड कहीं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, व्हाट वी विल डू, हम एक यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे
Gaussian surface will also be spherical. And if I apply Gauss theorem that says E dot ds surface integral is equal to charge enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड मुझे बताएं यहाँ पे कितना चार्ज एनक्लोज हुआ इस गॉसियन सरफेस के अंदर. द चार्ज ओनली रिजाइड एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है. सो हियर आई कैन राइट चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0. फ्रॉम हियर we find out that electric field inside the conductor, inside the spherical conductor is 0. अगर ये solid sphere होता तो बात कुछ और थी, but that is not a solid sphere, it's a spherical conductor clearly written in the question. So जबरदस्ती आंसर नहीं निकालेंगे. We know electric field inside a spherical conductor is 0. So answer here will be none of these. यहाँ पे कहीं भी 0 आंसर नहीं था. So we will tick none of these. Coming to question number 6, that is electric field E and electric potential V are related to each other as. So ये relation हमने पढ़ा होता है, that is electric field is equal to negative of potential gradient, that is E is equal to minus dV over dr. So यहाँ पे मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, that is ऑप्शन नंबर A. Coming to the question number 7, that is when a thick plate of dielectric is placed in the air space of parallel plate capacitor, then its capacitance क्या होता है. तो बच्चों बहुत बेसिक कंसेप्ट है. किन्हीं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करने का मकसद ही ये होता है कि हम उसकी कैपेसिटेंस को और ज़्यादा बढ़ा सकें. कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ाने का मतलब है उसकी चार्ज करने की कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा सकें. तो अगर आपने पहले तो ये कंसेप्ट पढ़ा होता है, प्लस साथ में अगर आपने इसका डेरिवेशन पार्ट ध्यान से किया है, सो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ, आपको एकदम ध्यान आ जाएगा. ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और अगर इसकी मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखूँ, दैट इज सी नॉट, दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी. इफ डी इज द स्पेस, दिस स्पेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. इफ आई place a dielectric slab between the parallel plates, so I am coming to the next diagram. This is parallel plate capacitor and I am placing a dielectric slab here of thickness T. This complete distance between two parallel plate is D. So what will happen to its capacitance? So its value comes out to be C naught upon 1 minus T over D and 1 plus, that comes out to be something like 1 minus T over D, 1 minus K or something like this. So you can check the exact value from book. So I am writing here approximate value. It comes out to be C naught upon 1 minus something. So 1 minus something का मतलब क्या है, that this value जो भी आएगी ये 1 से हमेशा छोटी आने वाली है. So I am taking here an example to let you understand this very easily. So I am taking, let C naught is equal to 2. I am taking the value of C naught as 2. So if I put here, it comes out to be 2 upon 1 minus something will be lesser than 1. So I am taking approximate value, that is 0.2. So it comes out to be 0.2. If I solve this, answer comes out to be 10. सो हमने यहाँ पे क्या देखा, अगर पैरेलल प्लेट्स नहीं थी तो कैपेसिटेंस का आंसर आया 2. अगर हम बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर देते हैं, कैपेसिटेंस का आंसर आता है 10. सो क्या हमें देखने को मिला, इफ़ आई प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज. सो आंसर हेयर विल बी इंक्रीजेज. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आर. अभी हमने देखा बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV ओवर dr. दिस dV ओवर dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बहुत आसानी से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ E इज F अपॉन Q. सो डायमेंशंस ऑफ F आर ml T minus 2
and dimensions of charge is at. So if I solve this, it comes out to be m l t minus 3 a minus 1. ऑप्शन मैच कर लीजिए, एम एल टी माइनस 3 एंड a minus 1. विच ऑप्शन इज दिस ऑप्शन नंबर बी. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला से पोटेंशियल ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालना है, आप अपने कंसेप्ट से भी चल सकते हैं. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ dv दैट इज पोटेंशियल को मैं लिख सकता हूँ वर्क अपॉन चार्ज w अपॉन क्यू एंड r इज डिस्टेंस. सो यहाँ से भी निकाला जा सकता है, दैट इज ml2 t माइनस 2 डिवाइड बाय at इंटू एल. तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सेम आंसर मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैन बी रिटन एज q इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 8t, देन इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड इज. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. हमें पता है हम करंट को लिख सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq अपॉन dt, that is differentiation of this q with respect to time. So if I differentiate this with respect to time, I will get 10t plus 8, and if I put at t equal to 2 second, I comes out to be 10 into 2 plus 8, that is 28 ampere. So D is the correct answer. Question number 10 is Ohm's law is not obeyed by. किसके द्वारा Ohm's law obey नहीं किया जाता? तो बच्चों आपको ध्यान होगा, सेमीकंडक्टर Ohm's law को obey नहीं करते, थायरिस्टर्स Ohm's law को obey नहीं करते, मेटल्स और कंडक्टर्स Ohm's law को obey करते हैं, बट ओनली एट द लो टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर मेटल और कंडक्टर भी Ohm's law को obey नहीं करते. अगर आपने पढ़ा होगा तो कर्व जो होता है दैट इज़ लीनियर कर्व, वो भी लीनियर ना रह के बेंड हो जाता है. सो दैट इज़ ड्यू टू हाई टेम्परेचर और मैनी अदर रीजन्स. सो हियर इफ आई चेक द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड इज डिस्चार्ज ट्यूब एंड द थर्ड इज वैक्यूम ट्यूब. तो डिस्चार्ज ट्यूब एंड वैक्यूम ट्यूब्स बोथ आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एज वेल एज थायरिस्टर्स. तो ये दोनों ही ओबे नहीं करते. इफ आई चेक द ऑप्शंस, देन इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो डू नॉट ओबे द Ohm's law. So here option is all of these. Question number 11 is when a magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, it will experience. अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके साथ क्या होता है? तो हमने पढ़ा है चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, दे एक्सपीरियंस टॉर्क. और टॉर्क किस वजह से लगता है? इनके ऊपर एक कपल एक्ट होता है, दैट इज फोर्सेस लगती हैं अपोजिट डायरेक्शन में और इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है. सो फोर्स भी लगती है एज वेल एज यहाँ पे टॉर्क भी लगता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन विल बी force but no torque, no torque but no force, no force as well as torque, that is option number C is the correct answer. Coming to the question number 12, that is how will you represent a resistance of 62 into 10 raised to power 4 ohm plus minus 10%. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी हैं, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर करेंगे. वी नो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज ऑफ कार्बन रजिस्टर. सो वी नो अ फॉर्मूला, trick to remember the color code, that is VB Roy, Great Britain, very good wife, wearing gold silver necklace. So I am written here all the coding, that is 0 for violet, 1 for black. So this is the color coding. Accordingly we are going to write the answer. So first two are the significant digits. So here 6 color code is for blue. So first color code will be blue, 2 is for red, 10 raised to power 4 is for yellow decimal multiplier, and 10% is for silver. So answer will be blue, red, yellow and silver. Coming to the question number 13, that is Kirchhoff's
first law is based on, there are various options written here. So थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाऊँ, Kirchhoff's first law is also called as junction rule or node rule. And what does it say? It says that summation Q is equal to 0, that is जंक्शन और नोड पर मीट होने वाले चार्जेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इट डज नॉट टेल अबाउट एनी टाइप ऑफ एनर्जी. सो किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज लूप रूल और मेश रूल, that is based on the law of conservation of energy. But here the question is asked about the first law. So first law is based on the law of conservation of charge. So option will be A. Question number 14, very tricky question. बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं वो भी आपको बताऊंगा. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन है, what is the magnitude of force experienced by a stationary charge? This word is very important here. बच्चे इस वर्ड को मिस कर जाते हैं. ऑप्शंस देख के एकदम आंसर करते हैं कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी है, पर वो इस वर्ड को मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से देखना यहाँ कितना डिफरेंस आने वाला है. Question is, what is the magnitude of force experienced by stationary charge when placed in uniform magnetic field? तो जब हम किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हमने पढ़ा है ये कोई करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगी. अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में द डायरेक्शन विल बी हियर इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. सो अगर यहाँ पे हम किसी मूविंग चार्ज को प्लेस करते हैं, दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा. But this expression is for moving charge. It is not for stationary charge. For stationary charge, the value of velocity will be 0. If I put the value of v 0 here, we will get force equal to 0. That is, charge do not experience any force. Stationary charge do not experience any force when it is placed in the uniform magnetic field. बच्चे झट से क्यू वी बी साइन थीटा पढ़ा होता है, एकदम से टिक कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. द आंसर हेयर विल बी 0. प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े. लास्ट क्वेश्चन इज, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी. तो देखिए मैं यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, वहाँ से क्लियरली समझेंगे कैसा पाथ फॉलो होगा. आई एम टेकिंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. क्रॉस से यहाँ पे शो किया है, दैट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. इनवर्ड का मतलब है दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग हेयर अ मूविंग चार्ज दैट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, दैट इज जेड एक्सिस के अलोंग है. मैं चार्ज को एंटर करवाने जा रहा हूँ, दैट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस. सो चार्ज इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. व्हाट इज गोइंग टू हैपन दिस चार्ज? So if I apply here right hand palm rule, this is magnetic field toward the plane of this board, and if you are writing on the copy you can check it according to the plane of paper. So here I am pointing the tips of my fingers into the plane of paper, into the plane of board. This is the direction of magnetic field, and charge is trying to move in y axis. So I am rotating my thumb in the direction of moving of charge. So force at this point will be this side up to this side. Force will be this side. अब देखिए यहाँ दो चीजें हैं. चार्ज इनर्शिया की वजह से जाना चाहता है y एक्सिस के अलोंग, फोर्स लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को, तो इनका नेट बीच का रिजल्टेंट चार्ज कहीं कुछ इस तरह से मूव करेगा. अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं इस पॉइंट पर इस चार्ज के साथ क्या होने वाला है. इनर्शिया की वजह से चार्ज जाना चाहेगा इस डायरेक्शन में. मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ को. फिर से राइट हैंड पाम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज मूव करना चाहता है इस तरफ को, जिस तरफ को पाम फेस करती है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स एक्ट करना चाहेगी इस डायरेक्शन में. दोनों का नेट रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस. एट दिस पॉइंट इनर्शिया की वजह से
चार्ज जाना चाहेगा नीचे की तरफ, फिर से राइट हैंड पाम रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज जाना चाहता है नीचे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अप टू दिस साइड, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस साइड, दोनों का रिजल्टेंट इट कम्स आउट टू बी दिस। अब इस पॉइंट पे अगर चेक करें, इनर्शिया की वजह से चार्ज जाना चाहेगा इस तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, चार्ज जाना चाहता है इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपवर्ड, फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ को, दोनों का नेट रिजल्टेंट देख लीजिए कौन सा शेप यहाँ पे बनके तैयार होता है, कौन सा पाथ फॉलो करता है, दैट इज सर्कुलर, ऑप्शन विल बी सर्कल। हेलिक्स शेप कब बनता है, जब चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री की जगह किसी एंगल पर अगर एंटर होता है, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ चार्ज एंटर्स एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। आई होप विजिबल नहीं है आपको, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे स्पेस क्रिएट करके बताता हूँ। हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स पाथ कब फॉलो करता है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ चार्ज एंटर्स एट सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड देन इट फॉलो सच टाइप ऑफ पाथ, दैट इज हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे बोला गया था चार्ज इज एंटरिंग एट 90 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड पाम रूल। Coming to the question number 16, that is two parallel and neighboring conducting wires carry current in same direction, then one, वो क्वेश्चन ये है, हमारे पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, नेबरिंग हैं यानी दोनों को पास पास रखा गया है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, दोनों के साथ क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती या एक दूसरे के तरफ घूमना स्टार्ट कर देती है। तो बड़ा आसान है चेक करना, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच में क्या होगा। तो पहले अगर मैं इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करूँ, द डायरेक्शन विल बी इनवर्ड, एंड इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं, दैट विल बी आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। हम देखेंगे बाहर की तरफ को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब चेक कर लेते हैं इस पॉइंट पर जो फोर्स एक्सर्ट होगी उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। वी विल अप्लाई राइट हैंड पाम रूल, प्लेस योर टिप्स ऑफ योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ moving charge, and in which direction your palm faces, that will give the direction of force. So here magnetic field is inward, direction of magnetic field is inward, that is toward the plane of this board, and charge is moving upward, so thumb is pointed in the direction of charge, the direction of force will be to leftward, so at this point direction of force will be this। अब इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, दैट इज आपकी तरफ को, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस साइड। अब खुद देख लीजिए दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन टू वायर्स, सो हियर आंसर विल बी अट्रैक्ट वन अनदर। Question number 7, what is the dimensional formula of magnetic flux? So magnetic flux is B into A. So B is magnetic field, A is area of cross section. So अगर आपको magnetic field का dimensional formula आता है, आप बहुत easily flux का dimensional formula find out कर सकते हैं। तो जिन्हें magnetic field का dimensional formula निकालना नहीं आता, उनके लिए हमें पता है that is हमने फोर्स की वैल्यू अभी लिखी थी, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, दैट इज F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। फ्रॉम हियर प्लीज फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B एंड वी विल पुट दिस वैल्यू हियर। So dimensional formula of B comes out to be
formula of force is ml t minus 2, formula of charge is at, formula of velocity is lt minus 1, and sin theta is dimensionless. So solving it comes out to be l से l यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m t minus 2 and a minus 1. So putting here we will get phi is equal to m t minus 2 minus 1 into l का square. It comes out to be m l 2 t minus 2 a minus 1. ऑप्शन मैच कर लीजिए, m l 2 t minus 2 a minus 1, that is option number A is the correct answer. Question number 18, magnetic dipole moment is a quantity directed from. So it is simply asking you that what is the direction of magnetic moment. So direction of magnetic moment is same as that of magnetic dipole. So direction of magnetic dipole is from south pole to north pole. So direction of magnetic moment will also be from south pole to north pole, that is option number B. Coming to the question number 19, that is if a current is passed through spring then spring will. अगर स्प्रिंग में से करंट को पास किया जाए तो स्प्रिंग के साथ क्या होगा, वो कंप्रेस होता है, एक्सपेंड होता है, या उसके साथ कुछ भी नहीं होता, वो सेम रहता है, या इनमें से कोई भी नहीं. तो अगर स्प्रिंग में से हम करंट को पास करवाते हैं तो स्प्रिंग के दोनों एंड पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करती है, दैट इज ट्राइज टू कंप्रेस द स्प्रिंग. सो हेयर आंसर विल बी स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड. दोनों साइड पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है एंड दैट कंप्रेसेस द स्प्रिंग. सो हेयर करेक्ट आंसर इज कंप्रेस. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक. तो अगर आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मटेरियल हम तीन टाइप के पढ़ते हैं, दैट इज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे पूछा गया था, चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है. तो अगर इनमें से हम देखें तो कॉपर, बिस्मथ जो होते हैं, दीज मटेरियल आर टर्म्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. सो हेयर कॉपर तो ऑप्शन में नहीं था, बिस्मथ ऑप्शन में है. बिस्मथ इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. बच्चों अगर आपको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पर वीडियो लेक्चर चाहिए होगा तो एक अलग से वीडियो लेक्चर इसके लिए रिकॉर्ड कर लेंगे, जहां पे आपको पूरी डिटेल में ये समझा देंगे कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो आज के लिए हमने ये 20 MCQs क्वेश्चंस लिए थे जो लास्ट ईयर का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से हमने ले रखे हैं. आई होप आपको कंसेप्ट वाइज हर एक क्वेश्चन का आंसर सही से पता चला होगा. अगर आपको ये लेक्चर सीरीज जो हमने आज से स्टार्ट की है ये अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लेक्चर इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आ सकें, जिसमें चैप्टर वाइज प्लस कंप्लीट हर टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.